हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग 2005 सन 2005 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सन 2000 से लेके 2004 तक आए हुए सभी जीएस के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा किया है, तो आप वहाँ से इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और आज हम लोग सन 2005 के प्रश्नों पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे। तो दोस्तों, जो निसाका से जाने जाते थे ये हमको बताना है। और हम लोग अगर ऋग्वैदिक इरा को थोड़ा सा याद करें तो जो गाय थी उनको अघन्या कहा जाता था, यानी इसका ऑप्शन बी तो श्योर है, गलत है। अब आते हैं थोड़ा सा बाकी ऑप्शन पे। तो जो चांदी के सिक्के हैं उनको करशापड़ कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करशापड़ कहा जाता था। और जो तांबे के सिक्के थे उनको माशक और काकड़ी, बेसिकली जो छोटे टाइप के तांबे के सिक्के थे उनको काकड़ी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। हम लोग देखेंगे कि जो सबसे पहला अगर हमको कॉइन्स दिखाना हो तो वो पंचमार्ग सिक्का है, जो कि ठप्पा लगाकर तैयार किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में षड दर्शन है, यानी कुल 6 प्रकार के दर्शन हैं, जिनमें से एक दर्शन न्याय दर्शन है। दोस्तों, षड दर्शन यानी इन 6 दर्शन के बारे में इनके प्रतिपादक कौन थे, इनमें हम देखेंगे जो सांख्य है वो सबसे ओल्ड दर्शन है। और पूर्व के दिनों में हम देखेंगे लगभग 3 बार हम लोगों ने इन प्रश्नों पर बेहतर चर्चा की है। तो हम लोग पूरे पे ना जाके सीधा न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था इसको देख लेते हैं। तो गौतम ने किया था। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो दोस्तों, इस प्रश्न पे भी हम लोगों ने कल बेहतर चर्चा की थी। भगवान महावीर के बारे में हम लोगों ने सारे फैक्ट को देख लिया था। तो हम लोग देखे थे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, उसका नाम था जामाली। भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और हम लोग देखेंगे कि 42 वर्ष की आयु में, 42 ईयर की आयु में इनको ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 30 ईयर की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनके बचपन का नाम महावीर था। आगे हम लोग अगर 4th नंबर क्वेश्चन पे जाएं तो कह रहा है कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। तो हमको ये बताना है कि तांबे के सिक्के सर्वाधिक संख्या में किसने जारी किया था। तो इसका सही आंसर है कुषाणों ने। हम देखेंगे तो यवनों के टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि गोल्ड का सर्वाधिक सिक्के, जो सर्वप्रथम गोल्ड के कॉइन्स आए थे भारत में, वो यवनों ने लेके आए थे। तो एक तो हम लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। कुषाणों के टाइम में हम लोग देखेंगे कि तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। और कॉइन्स को लेके, सिक्कों को लेके कुषाण शासक जाने भी जाते हैं। यही रीजन है कि मार्क्सवादी इतिहासकार जो कुषाण पीरियड है उसको स्वर्ण युग के तर्ज पे देखते हैं। इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं दोस्तों, कि किसी भी युग की जो संपन्नता होती है, अगर हम लोग एंशिएंट पीरियड की खास तौर पे बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को क्वाइंस मिले हैं उन क्वाइंस के आधार पे कोई पीरियड कितना संपन्न था और कितना विपन्न था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कि कुषाणों के टाइम पीरियड में हमको गोल्ड के, तांबे के, इन सभी प्रकार के सिक्के हमको मिल जाएंगे। और भारी मात्रा में हमको सिक्के मिलते हैं, 2-4 नहीं बल्कि भारी मात्रा में, बल्क में मिलते हैं। यही रीज़न है, इससे पता चलता है कि कुषाण का टाइम पीरियड एक में व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत किस्म का रहा होगा। और यही कारण है कि मार्क्सवादियों ने इसको स्वर्ण युग के तौर पे देखा है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो हमको पता है दोस्तों कि
इन्होंने चार धाम जो थे इन्होंने ही स्थापित किए थे। और नेक्स्ट करा इन्होंने वेदांत का प्रचार किया था, तो बिल्कुल सही है। तो चारों धाम का स्थापना करने वाले भी शंकराचार्य ही थे, वेदांत का प्रचार करने वाले शंकराचार्य ही थे। आगे कह रहा है कि इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। तो हम लोग देखेंगे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म के विरोध में इसका उद्भव होता है। और इनके उद्भव होने के पश्चात जो हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे वो कम होने लगे, यानी हिंदू धर्म का प्रसार कम होने लगा। लेकिन हम देखेंगे कि जब शंकराचार्य ने चारों धामों का निर्माण किया, स्थापित किया, और इन्होंने हिंदू धर्म को खूब प्रमोट किया, इनके टाइम पीरियड में हिंदू धर्म इतना प्रसार हुआ कि जो बौद्ध धर्म था और जो जैन धर्म था इसके प्रसार पे रोक लगी। यानी हम सीधे से अगर नॉर्मली समझने की कोशिश करें और भी आसान तरह से, तो उस टाइम में जो मेजर धर्म था वो हिंदू था, बौद्ध था और जैन धर्म था। लेकिन इस टाइम पीरियड में बौद्ध और जैन धर्म शंकराचार्य के पहले काफ़ी तेज गति से प्रसार हो रहा था। इनको कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, इनको कई व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि यह व्यापारियों के अनुकूल धर्म था। अगर हम देखें तो हिंदू धर्म, तो इस पीरियड में हिंदू धर्म का प्रसार कम होने लगा था, यानी हिंदू धर्म का जो आकार था वो कम होने लगा था। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से जो बौद्ध धर्म थे और जो जैन धर्म थे इनका जो आकार था वो छोटा होना शुरू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग यहां से देखते हैं, अगर हम लोग देखें तो जो शंकराचार्य थे वो अद्वैत मत के संस्थापक थे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, निम्बांकाचार्य द्वैताद्वैत, द्वैतवाद के माधवाचार्य और विशुद्ध द्वैतवाद के कबीर दास थे। दोस्तों हम लोग देखें तो आगे भी कुछ मत हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे 98% क्वेश्चन इन ऊपर के 5 मतों से आते हैं, और पिछले 5 सालों का अगर आपने डिस्कशन देखा होगा तो उनमें कम से कम 3 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे इसलिए वो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला देखते हैं, जो शंकराचार्य इन्होंने स्मृति संप्रदाय के संस्थापक हैं। कबीरदास जो हैं वो कबीर पंथ के, माधवाचार्य ब्रह्म समाज के, निम्बारकाचार्य सनक संप्रदाय से संबंधित है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से। तो कम से कम हम लोग इतना दोस्तों पर याद कर लेंगे। और इसमें वारकरी संप्रदाय जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो प्रवर्तक है वो तुकाराम है। तो इतना हम लोग याद करेंगे दोस्तों। और ये यहाँ से पूरा चांस है कि इस बार यानी 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनने के यहाँ से पूरी संभावना है। यही कारण है कि हम लोगों ने एक पूरा पीपीटी तैयार किया ताकि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत ना हो। आगे आते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यहीं से हमको फैक्ट मिल गई कि सोनगिरी में मंदिर सर्वाधिक मंदिर किसके हैं? जैन धर्म के हैं, जो कि 108 हैं। किसके सन्निकट स्थित है? तो हम देखेंगे इसका सही आंसर है दतिया। अब बात आती है दतिया है कहाँ पे? तो दतिया एमपी में स्थित है। और यहाँ जो सोनगिरी है वहाँ पे 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 7th नंबर क्वेश्चन, यहाँ से मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो दोस्तों गोविंद महल भी दतिया में ही स्थित है। और अभी हम लोगों ने देखा कि दतिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो गोविंद महल की स्थापना करवाई थी वो वीर सिंह बुंदेला, वीर
सिंह बुंदेला ने गिराई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो ग्वालियर है, यहाँ पे ग्वालियर जो है यह एक तेली मंदिर के लिए फेमस है। तो पेपर में अक्सर आ सकता है कि तेली मंदिर कहाँ है, तो तेली मंदिर ग्वालियर में है। और ये उत्तर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो जिसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली का है, जो द्रविड़ शैली का है। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे कि जो तेली मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है खजुराहो। इसका सही आंसर है दतिया में। खजुराहो के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, इसको पूरा रफ कर लेते हैं और खजुराहो के बारे में देखते हैं। तो खजुराहो में जो मंदिर है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो चंदेलों ने निर्माण कराए थे। बाकी हम लोग खजुराहो के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं, यहां से हम लोग ध्यान देते हैं। यहां पे दोस्तों इसको जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो खजुराहो स्थापत्य है वो मध्य प्रदेश में, पहली बात तो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और ये नागर शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। खजुराहो मंदिर समूह शैव वैष्णव और जैन, शैव वैष्णव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शैव वैष्णव एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। करे उरुश्रृंग वो अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य को अपनी विशेषता है। अगला करे शिखर के ऊपर निकली हुई मीनारानुमा आकृति को उरुश्रृंग कहते हैं। शिखर के ऊपर निकली हुई जो मीनारानुमा आकृति है, और जो गर्भगृह और बरामदे के बीच गलियारे को अंतराल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट देख लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इनको चंदेलों ने बनवाया था, और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, सॉरी शैव, हिंदू में बेसिकली हम लोग शैव को देखेंगे, तो इनसे ये रिलेटेड है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पिछले दिनों में नहीं आया है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट वैसे भी बन जाता है, जंतर मंतर कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं उसने बनवाई थी, तो जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। जयसिंह एक खगोल शास्त्री थे। हम देखेंगे कि इन्होंने कई जगहों पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया है, जैसे बनारस, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली। तो ये चारों नाम हम लोग याद करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, बनारस, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली। तो इसके सही आंसर है जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम था। तो दोस्तों देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का खासतौर पे अगर आपको आंसर ना पता हो तो भी इसका आप सही उत्तर कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह। तो हम लोग पकड़ते हैं, सॉरी हाँ, बहादुर शाह 1857 के टाइम में यही था। तो बहादुर शाह अगर हम लोग पकड़े तो इनका संबंध था 1857 से, और इसके बाद से इनको रंगून भेज दिया जाता है और इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और जो औरंगजेब है, हमको पता है कि औरंगजेब के टाइम तक मुगलों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और औरंगजेब 1707 तक जीवित थे। यानी मुगलों की स्थिति बिगड़ने कब शुरू हुई, तो 1707 के बाद से बिगड़नी हुई। और अब अगली बात करते हैं कि औरंगजेब के पहले कौन था, तो शाहजहां था। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट का बाप तो औरंगजेब और शाहजहां नहीं होगा, ये तो एकदम कंफर्म है, क्योंकि इनका संबंध 1700 के पहले से है, 1700 के पहले से है। अब आता है अकबर शाह प्रथम और अकबर शाह द्वितीय।
कॉमन सेंस लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कौन आया होगा? तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अकबर शाह प्रथम आया होगा, उसके बाद से अकबर शाह द्वितीय आया होगा, और इन दोनों का संबंध 1857 के पहले होगा कम से कम। तो यानी अकबर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट का पिता तो नहीं हो सकता है, बाबा भले हो जाए। तो इसका सही आंसर हो गया अकबर शाह द्वितीय। तो दोस्तों अगर इसका नहीं भी पता तो देखिए हम लोग बहुत आसानी से इग्नोर करके इसके सही आंसर तक पहुंचे हैं, और वो है अकबर शाह द्वितीय। पेपर में हम लोग देखेंगे कि कितनी बार ऐसा होगा कि हमको सही आंसर नहीं पता होगा, तो वहां पे हमको इग्नोर ही करना पड़ेगा। आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो हम लोग देखते हैं जो 1857 का हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि सामान्यतः उत्तर भारत में केंद्रित था। हालांकि इसकी जो कुछ क्षेत्र थे वो दक्षिण और पूर्वी भारत में भी थे। तो हम लोग देखेंगे तो 1857 में आपातकालीन मुख्यालय, तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल था 1857 का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, और इसी ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। जो 1857 में इलाहाबाद से लीड कर रहे थे वो लियाकत अली थे। 1857 की क्रांति को जो इलाहाबाद से लीड कर रहे थे वो थे लियाकत अली, और इस क्रांति को इलाहाबाद में जिसने दमन किया था, जिसने इस विद्रोह को समाप्त किया था, वो थे जनरल नील। तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट देख लिए, तो लॉर्ड कैनिंग हमको मिल गया। कल को पेपर में अगर ये क्वेश्चन होता है कि 1857 के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लियाकत अली का संबंध कहाँ से है? तो इलाहाबाद से है। और यहाँ पे किसने इस विद्रोह को समाप्त किया? तो जनरल नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तो ब्रह्म समाज जो था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो हिंदू धर्म था, जो हिंदू रिलीजन था, उसमें जो कमियां आ गई थी उन कमियों के समाधान के लिए आया था। हम लोग देखेंगे कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट चलता है, आज भी हम लोग इस चीज को देख लेंगे। और बहुदेववाद के कॉन्सेप्ट ने पूजा पाखंड और कर्म कांडों को बढ़ावा दे दिया था। यही रीजन है कि ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर काम किया, और इसका सही आंसर है एकेश्वरवाद। दोस्तों राजा राम मोहन राय को हम लोग आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय इनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में, भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग देखेंगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोट सही है, ये हमको बताना है। तो आते हैं हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं पहले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत समाज से संबंधित थे। अछूत समाज से संबंधित थे और ये पढ़े लिखे थे। दो चीज अगर हम लोग कॉन्सेप्ट में अपने रख लें, अब इसके सही आंसर तक पहुंचते हैं। कह रहा है कि इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। तो जो पढ़े लिखे थे तो जाहिर सी बात है ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये सच भी है कि इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, सही कर देते हैं। कह रहा 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की। 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो इसका सही आंसर 2 भी है और 3 भी है, लेकिन अगर हम लोग 4th पे जाएं तो वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। नहीं, वो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के। हम लोग देखेंगे जो अंतरिम सरकार थी उसमें इनकी कोई जगह नहीं थी। अंतरिम सरकार में इनको कोई भी पद नहीं मिला था, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। आते 13वें नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वदेश वाहिनी का संस्थापक कौन था, संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामाकृष्ण पिल्लई। के रामाकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों हम लोग देखिए जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1942 मार्च 1942 में आया था, और ये वही टाइम है जब पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रहा था।
इस सेकेंड वर्ल्ड वार को ब्रिटेन में को अपनी स्थिति सही रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए भारतीयों की यानी इंडियंस के सहयोग की बहुत जरूरत थी। और इंडियंस का सहयोग वो तब तक नहीं पा सकते थे जब तक यहाँ पे जो कांग्रेस थी, इस ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग भी थी, इनका सहयोग ना मिल जाए, और हिंदू महासभा थी। यानी भारतीयों का सहयोग पाना इनके लिए अब अत्यंत जरूरी था। और ये क्रिप्स मिशन इसी के लिए भेजा गया था ताकि वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सके सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन की जो शर्तें थी वो ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बीतने के पश्चात भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इस समय तक जो भारत की मांग थी, हम देखेंगे कि 1930 के पश्चात से भारत की मांग पूर्ण स्वराज्य हो गई है। तो पहला तो यही बात आ गई थी कि पूर्ण स्वराज्य देने की बात नहीं की थी, ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थे, वो भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यही रीजन है कि इसकी आलोचना भी गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कह के किया था। और इसको किसी भी पार्टी ने, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। और इसी क्रिप्स मिशन के पश्चात भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग देखेंगे इसका जो सही आंसर है, कर इसमें संबंध नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा तो था, संविधान सदन द्वारा संविधान के निर्माण की बात की गई थी, तो बिल्कुल सही है। कोई भी सूबा भारतीय संघ के बाहर रह सकता था, तो बिल्कुल सही है। इसमें यह भी बोला गया था कि एक भारतीय संघ बनाया जाएगा और जो उसमें नहीं रहना चाहता है वो नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे जो देशी रियासतों थी उनको भी समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, यही शामिल नहीं था कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये शामिल नहीं था। आते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, जो कि 1931 में हुआ था, इसका जो सभापतित्व किया गया था वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। दोस्तों लोग अगर ध्यान दें तो ये वही टाइम पीरियड है जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, और दूसरी ये वही टाइम पीरियड है जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कराची अधिवेशन के महज 6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले मान लें, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और यही वो रीज़न था कि गांधी जी से जो भारतीय जनता थी, जो भारतीय आम जनता थी, वो बहुत नाखुश थी। हालांकि गांधी जी ने इस फांसी को रोकवाने की पूरी कोशिश की थी। तो भारतीयों का एक जो विश्वास था वो बनाए रखने के लिए, और जो कांग्रेस में भी इनको एक विश्वास हासिल करने के लिए, जो गांधी इरविन समझौता था, इससे जो पार्टी के मेंबर थे उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए कराची अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने की थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो कराची अधिवेशन था उसका संबंध कहीं ना तो कहीं गांधी इरविन पैक्ट से था, और इसके जो सभापतित्व किए थे वो वल्लभ भाई पटेल के थे। हालांकि इसी टाइम में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी किया गया। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? जिसका सही आंसर है बारदोली। देखेंगे कि बारदोली का जो नेतृत्व किया गया था वो नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो अंग्रेजों ने जो टैक्स था एग्रीकल्चर का वो 22% बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो किसान थे वो एग्रेसिव हो गए। बाद में इसका रिजल्ट इस बारदोली मूवमेंट का ये निकला। हालांकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी शामिल थे लेकिन वो नेतृत्व नहीं किए थे। बाद में 6.03% टैक्स के इंक्रीज पे आके समझौता हो गया, यानी 22% से घट के कहाँ पे आ गया? 6.03%।
नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा है? पत्र का नाम पढ़ते हैं, द इंडियन ओपिनियन पत्र। हम देखेंगे कि इसको महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में लिखा था और ये पत्र इंग्लिश में, गुजराती में, तमिल में और हिंदी में, इन चारों लैंग्वेज में है, लेकिन उर्दू में नहीं है। तो इसका सही आंसर है उर्दू। 18 नंबर क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो हम देखेंगे ये दोष लगाने वाले कोई एग्रेसिव यानी गरम दल के ही लोग होंगे। और गरम दल में हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं लाल, बाल और पाल को। तो इसका सही आंसर है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो कॉमन सेंस के दम पे हम लोग यहां से तिलक तक पहुंच सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो हम लोग देखेंगे जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, इसी स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया गया था, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और इसी टाइम में स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि बंग भंग कर दिया गया था, यानी बंगाल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। बाद में हम लोग देखेंगे कि 1911 में बंगाल को पुनः एकत्रित कर दिया गया। तो इसी स्वदेशी आंदोलन के ड्यूरेशन में जो वंदे मातरम गीत था उसको गाया गया, जो कि आनंद मठ में लिखित है। वंदे मातरम गीत के बारे में हम लोग इसके पहले भी बहुत ठीक से पढ़ चुके हैं, तो एक बार वहां से दोस्तों देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, हम लोग कर भी चुके हैं। इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। जो 3rd अधिवेशन था वो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। जो लॉर्ड यूले ने किया था वो 4th था और वो हुआ था इलाहाबाद में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का आरंभ किसने किया? दोस्तों इसके बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो हम लोग देखेंगे कि जो गणपति पर्व का आरंभ किया गया था वो 19वीं सदी के लास्ट में किया गया था, लास्ट में, और ये करने वाले थे तिलक जी। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को एकत्रित होने पे मनाही कर दी थी और वो केवल किसी विशेष पर्व के तौर पर ही इकट्ठा हो सकते थे। यही रीज़न है कि तिलक जी ने धर्म का प्रयोग राजनीति में करते हुए गणपति पर्व और शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। 1893 में उन्होंने गणपति पर्व को स्टार्ट किया और 1895 में उन्होंने शिवाजी त्योहार को एकत्रित किया। और यहीं पे एकत्रित हो गई वो लोग, आगे की रणनीति क्या हो इस पे चर्चा कर लेते थे। तो ये सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 22 नंबर क्वेश्चन। 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ इसका रिजल्ट क्या था? तो हम लोग देखेंगे चूंकि असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ चला था, खिलाफत आंदोलन के साथ चला था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था कि हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की के साथ इंग्लिश ने व्यवहार किया था, यानी इंग्लैंड ने व्यवहार किया था, उसी की वजह से मुसलमानों, विश्व के मुसलमानों, खासतौर पे भारतीय मुसलमानों में एक रोष उत्पन्न हुआ और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध था। और इसी मूवमेंट से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को लिंक किया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो थी इस ड्यूरेशन में हमको देखने को मिली थी। हालांकि छुटपुट हमको सांप्रदायिक घटनाएं भी खासतौर पे दक्षिण भारत में देखने को मिली थी। तो 23rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले दिनों में चर्चा किया है। यह भी तिलक का स्टेटमेंट है। जितने भी एग्रेसिव स्टेटमेंट रहे दोस्तों वो लाल बाल पाल में से ही किसी का हो सकता है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। 24th नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक पराकाष्ठा थी। तो हम लोग देखेंगे कि ये 1942 में स्टार्ट हुआ और उसी के बाद से भारत फ्री हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो 100% सही है। सेकंड, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज
समय का तकाजा थी। तो बिल्कुल सही है। अब इंग्लिश ये मान चुके थे कि अब वो भारत में नहीं टिक सकते हैं और उन्होंने विकल्प खोजना शुरू किया कि जो शासन है वो किसको थमाया जाए, किसके हाथ में थमाया जाए और उसकी स्ट्रक्चर क्या हो, उसका संरचना क्या हो, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश भारत था और देसी रियासत, ये दो चीज़ था। और मुस्लिम लीग एक अलग राज्य की मांग कर रही थी, एक अलग देश की मांग कर रही थी। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो रियासतें थे वो अलग रहने की मांग कर रही थी। यानी हम कह सकते हैं कि 3 पोल बन गया था। तो स्ट्रक्चर पे क्या हो और किसको दिया जाए, इस पे इंग्लिश फोकस करना भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात करने लगे थे। तो इसका आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हर साल जनजातियों पे क्वेश्चन आता है। इस बार यूपी पीसीएस में भी 2019 के भी पेपर में जनजातियों पे क्वेश्चन था, हालांकि वो भारतीय जनजाति पे ना होके वैश्विक जनजाति पे क्वेश्चन था। तो इस बार इंडियन जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। दोस्तों ध्यान देंगे कौन सा त्यौहार, सरहुल त्यौहार। तो जो जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है वो है मुंडा जनजाति। और जो मुंडा जनजाति है यह झारखंड की है, झारखंड की है। जो संथाल भी है ये भी झारखंड का है और ये सबसे बड़ी जनजाति वहां की है। आगे हम लोग अगर थोड़ा सा थारू के बारे में देखें तो थारू का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाला। और ये लोग जो दिवाली होती है उसको एक शोक के तौर पे मनाते हैं। तो दिवाली को, जिसको हम लोग पिछले दिनों में कर भी चुके हैं, दीपावली को शोक पर्व के तौर पे कौन मनाता है, तो थारू मनाते हैं। जो थारू होते हैं वो दीपावली को एक शोक के रूप में मनाते हैं। आगे एक है भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की है। तो ये किस किस राज्य से रिलेटेड है और उनकी 2 विशेषताएं हम लोग देखनी है, जिसमें मुंडा का सरहुल त्यौहार और थारू का दीपावली को शोक मनाना। आगे आते हैं झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है। झूम कृषि क्या होती है कि किसी एक लैंड को जला के उसको फर्टाइल करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लेते हैं, फिर इसको जला के नष्ट कर देते हैं और आगे जाके एग्रीकल्चर करते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो लैंड की फर्टिलिटी होती है यानी उपजाऊपन होता है वो कम हो जाती है। तो झूम कृषि प्रायः जनजाति यानी हम लोग ध्यान से देखें तो पूर्वोत्तर भारत की विशेषता है। तो अगर हम लोग झूम को पूर्वोत्तर भारत की विशेषता माने तो इसको ऑप्शन डी को और ऑप्शन बी को, ये दो तो तुरंत काट देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचा असम और नागालैंड। ऑप्शन हमको ए चुनना है और दोनों का संबंध पूर्वोत्तर से है। अब बताते हैं कि सर्वाधिक, कीवर्ड पकड़ेंगे सर्वाधिक। तो दोस्तों सर्वाधिक नागालैंड में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 27 नंबर क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इनके बारे में हम लोगों ने कल भी चर्चा किया है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है। जो 9 डिग्री चैनल है वो कवरित द्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो इसका सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो ये कुछ त्यौहार दिए गए हैं और कुछ नृत्य दिए गए हैं, हमको मैच कराना है। तो हम लोग देखें तो बैसाखी का संबंध जो है वो पंजाब से है, ये सबको पता है, यानी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो डी तो सही है, तो यानी इसका ऑप्शन डी तो नहीं होगा। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है, ये भी सही है। बिहू असम का है, ये ए ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो बी है, ओणम को इसमें आंध्र प्रदेश से दिखा रहा है, जबकि ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है। ओणम जो है वो केरल का विशिष्ट त्यौहार है। तो यानी ऑप्शन बी ही इसका गलत था और सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ओणम किसका है, केरल का। बिहू किसका है, असम का। बैसाखी पंजाबी बहुत आसान था। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, एक साइड में लिखा है जयपुर, उज्जैन, कोलकाता और जैसलमेर। कह रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाती है, तो ऑप्शन ए सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहा जाता है, और अभी हम लोगों ने उज्जैन को हाल ही में चर्चा में भी सुने हैं,
तो बी भी सही है। थर्ड कोलकाता, आनंद का नगर कहा जाता है। तो चूंकि इसको महलों का नगर और आनंद का नगर कहा जाता है, दोनों बात है, अगर महलों का नगर भी आता तो कोलकाता को ही कहा जाता है। अब बात आती है जैसलमेर। जैसलमेर है कहाँ पे? तो ये है राजस्थान में, और इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और जो झीलों का नगर है इसको श्रीनगर को कहा जाता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तरांचल की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है जौनसारी। हालांकि वोट जो और सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो उत्तराखंड की, तो वो है जौनसारी, जो कि मैक्सिमम देहरादून जिले में पाई जाती है। जो इसमें दोस्तों थारू है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति है। तो थारू को तो पहले ही काट देंगे, क्योंकि थारू उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति है। हालांकि ये कुछ हिस्सा इसका उत्तरांचल में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की मुख्य जनजाति जो है वो जौनसारी है। आगे आते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। आगे हम लोग देखें तो जो दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी वो 2695 किलोमीटर है। अनाईमुड़ी 2695 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अन्नामलाई है ये सेकेंड लार्जेस्ट है। अन्नामलाई जो है वो दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है। और इसी अन्नामलाई में यहाँ पे टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति निवास करती है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत है। तो महेंद्रगिरी क्या है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अमरकंटक भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो अमरकंटक क्या है? ये मैकाल पर्वत से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि मैकाल पर्वत क्या है कि सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी का ही विस्तार है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट अन्नामलाई। पश्चिमी घाट पे अगर हम लोग देखें तो महेंद्रगिरी है। हम लोग ध्यान देंगे अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित है और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट से संबंधित है। और अमरकंटक ये मैकाली पर्वत की है और जो कि सतपुड़ा का विस्तार है। 32 नंबर क्वेश्चन जो इस बार यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो कब से अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो। तो इसका सही आंसर है 15 ईयर। अगर कोई प्रजाति पिछले 50 सालों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो वो विलुप्त कही जाएगी। हमको पता है कि भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 बना है। बेसिकली ये इसी के लिए बना है ताकि जो जिन प्रजातियों पे खतरा है उनके अवैध व्यापार को रोका जा सके। अवैध व्यापार को रोका जा सके। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये कभी मैच कराने के लिए भी आ सकता है कि वन्य प्राणी अधिनियम 1972। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, थारू। कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, इसको हम लोग कल भी पढ़े थे। तो कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है, ये मिस्र, भारत और म्यांमार से गुजरती है। यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन अगर करना चाहें हम लोग, हालांकि पूरी ठीक से कल के में देखे थे। तो देखें तो ये मैक्सिको से निकलती है, क्यूबा से, सहारा से, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, म्यांमार, चाइना, ताइवान, जापान और नेक्स्ट उसके बाद से कह रहा है कि भारत में कुल गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कुल 7 राज्यों से गुजरती है भारत में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कर्क रेखा, और साथ ही साथ हम लोग बता दें दोस्तों कि जो विषुवत रेखा है और जो मकर रेखा ये भी किन किन देशों से गुजरती है, इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। यानी 2004 के अगर डिस्कशन को आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 2 टॉपिक आपका और वहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? तो उच्च मातृ मृत्यु दर तो बिल्कुल सही है। उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, और चौथा है बालिकाओं की तुलना में अधिक संख्या में
बालकों का जन्म। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन सही है। उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। आगे दोस्तों हम लोग ये एक देख लें कि यूपीएससी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें आपके उत्तर की विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी, आपको एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही उसका माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस किया जाएगा, ग्राफ, केस स्टडी, पाई चार्ट, इन सबको यूज कैसे करना है आपको मॉडल आंसर के माध्यम से सिखाया जाएगा। दोस्तों हमारा ये बैच 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के बाद पुनः स्टार्ट होगा, और आपको किसी भी जानकारी के लिए आंसर राइटिंग से संबंधित 9711143850 पे व्हाट्सअप कर देना होगा, या आप टेलीग्राम भी वहाँ पे कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, जहाँ से आप इस डिस्कशन का और इसके पिछले डिस्कशन का यानी 2000 से लेके 2005 तक के पेपर का और जो पीडीएफ है आप वहाँ से पा सकते हैं। जिस पीडीएफ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसको वहाँ से पा सकते हैं। तो इस टेलीग्राम लिंक पे आपको वहाँ पे मुफ्त में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो थोड़ा सा हम लोग सोयाबीन के बारे में जानें दोस्तों। तो सोयाबीन के लिए जो लैंड चाहिए वो अम्लीय चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए, यानी वो नियर अबाउट 6 to 7 के बीच में हम कह सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू है उस लैंड की होनी चाहिए, यानी क्षारीय नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि अम्लीय लैंड चाहिए या क्षारीय, तो हमको अम्लीय लैंड चाहिए। आगे हम लोग देखें तो इसके बारे में हम लोग चूंकि कल भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी है। तो भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी राज्य है वो है मध्य प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे राजस्थान है। और विश्व में अगर हम लोग देखें तो विश्व में अग्रणी यूएसए है, विश्व में अग्रणी यूएसए है। इसके बारे में पिछले दिनों में भी हम लोग आ चुका है पेपर दोस्तों, पिछले 5 साल में मेरे को लगता है लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करा है, उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है, अगर हम लोग उड़ीसा तट को देखें तो वो चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से। तो नेक्स्ट करें कि कारण में महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो जो महानदी डेल्टा एरिया है, आजकल नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और इसके कारण सुपोषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो यही रीज़न है कि मैंग्रोव और डेवलपमेंट के भी काम बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि मैंग्रोव का निर्वनीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन निर्वनीकरण यानी मैंग्रोव का निर्वनीकरण ही चक्रवात प्रवण होने का रीज़न नहीं है कि उड़ीसा तट चक्रवात प्रवण है। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि जो कारण है वो सही एक्सप्लेन नहीं करता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो इसका सही आंसर है धारवाड़। हम लोग देखेंगे कि धारवाड़ क्रम के ही चट्टानों का जो अपरदनात्मक रूप है वो कुड़प्पा क्रम है, यानी धारवाड़ के बारे बाद है कुड़प्पा। तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त सेल है वो है धारवाड़। लेकिन अगर हम लोग कुड़प्पा को भी देखें तो कुड़प्पा श्रेणी में भी हमको क्वार्ट्ज, चूना पत्थर ये सब मिल जाएंगे, लोहा और मैग्नीज भी हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला है विंध्य तंत्र, यानी इसके पास से विंध्य तंत्र है। तो विंध्य तंत्र में भी हमको देखने को मिलेगा कि ये इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासाराम तक है। राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासाराम तक है, और यहाँ भी हमको लोहा, कोयला, क्योंकि हम लोग झारखंड का एरिया अगर हम लोग रिमेंबर करें तो यहाँ पे ये पाया जाता है। तो लोग विंध्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं। गोंडवाना तंत्र हमको पता है कि जो गोंडवाना तंत्र है वो कार्बोनिफेरस युग से लेके जुरासिक पीरियड का है, यानी गोंडवाना तंत्र का संबंध कार्बोनिफेरस युग से है। और यहाँ पे बेसिकली कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है गोंडवाना तंत्र। तो सर्वाधिक खनिज युक्त है धारवाड़,
क्रम में हम लोग देख लिए धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और गोंडवाना। यहाँ पे ये भी हम लोग समझ लिए। गोंडवाना क्षेत्र कोयला से संबंधित है और ये कार्बोनिफेरस युग से भी संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, हमको ये बताना है कहाँ पे एलएनजी टर्मिनल नहीं है। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोच्चि में तो फर्स्ट जो देश का पहला एलएनजी टर्मिनल था वो कोच्चि में था, तो कोच्चि तो है, ये तो सही है। अब इसके पास से अगर हम लोग दहेज और हजीरा देखें तो ये गुजरात का है। ये दोनों दहेज और हजीरा ये दोनों गुजरात के हैं और गुजरात में एलएनजी टर्मिनल है और ये खासतौर पे दहेज और हजीरा में ही स्थित है। तो इसका सही आंसर है कांडला। कांडला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी। करा निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है, यानी हमको यहाँ पे जनजाति दिया है, बताना है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घुमक्कड़ जनजातियाँ नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही दिया है पिग्मी, मसाई, कजाक और लैप। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा घुमक्कड़ नहीं है। तो हम लोग देखें तो जो पिग्मी जनजाति है, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन के वनों में पाई जाती है। तो चूंकि ये कांगो बेसिन के वनों में पाई जाती है और वहाँ पे इसके जीवन यापन के लिए, यानी हम इसके आखेट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हैं। यही रीज़न है कि इनको जीवन यापन के लिए घूमना नहीं पड़ता है। बाकी अगर हम लोग कजाक को देखें, लैप को देखें और मसाई को देखें तो इनका मुख्यतः पशुपालन केंद्र है और यही रीज़न है, और घुमक्कड़ी जीवन इनका देखने को हमको मिल जाएगा। तो जो पिग्मी है वो घुमक्कड़ नहीं है, बाकी कजाक, मसाई और लैप ये तीनों घुमक्कड़ी हैं। अब हम लोग मसाई को देखते हैं। तो जो मसाई है वो टंगानिका, केन्या और पूर्वी युगांडा इन एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? टंगानिका, केन्या और पूर्वी युगांडा। दोस्तों हम मसाई के बारे में ऐसे अगर याद कर लें कि ये बेसिकली अफ्रीका के रीजन में पाए जाते हैं, तो भी हम लोग ऑप्शन को इग्नोर करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद से लैप को अगर हम लोग देखें तो यह टुंडा प्रदेश की घुमक्कड़ जनजातियां हैं। तो लैप का संबंध कहाँ से है? टुंडा प्रदेश से है, टुंड्रा प्रदेश से है। और मसाई का संबंध कहाँ से है? तो मसाई का संबंध टंगानिका, केन्या और युगांडा, खासतौर पे ईस्ट युगांडा यानी पूर्वी युगांडा जो है उनका संबंध है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है पिग्मी। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो दोस्तों लाओस के बारे में तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि यह स्थलबद्ध है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग अपने सर के ऊपर देखें तो अफगानिस्तान भी स्थलबद्ध है। अब इसमें लग्जमबर्ग को अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर अफ्रीका का एरिया देखें तो यहाँ पे लग्जमबर्ग पाया जाता है, गल्फ ऑफ गुइना के बगल में। तो यानी लग्जमबर्ग क्या है, सॉरी जो लाइबेरिया है, तो लाइबेरिया दोस्तों जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो यानी लाइबेरिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि अवरुद्ध देश नहीं है। आगे हम लोग आते हैं 42। दक्षिण अमेरिका का चौड़ी वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो वो है पंपास। दोस्तों इसको भी हम लोग इग्नोर करके कर सकते थे। जैसे हम लोग ऑप्शन पढ़े तो लिखा है दक्षिण अमेरिका, और हमको पता है जो स्टेपीज है ये कहाँ पे पाई जाती है, हम लोग पिछले दिनों में इसको चर्चा भी किए हैं। तो जो स्टेपीज है यह यूरोप से संबंधित है। स्टेपीज का संबंध कहाँ से है? तो स्टेपीज का संबंध यूरोप से है। तो इसका डी ऑप्शन तो कट गया। अब हमारे पास बचा सेल्वा। तो सेल्वा दक्षिण अमेरिका की है, चलो मान लेते हैं ये साउथ अमेरिका की है। सेकेंड जो पंपास है ये भी साउथ अमेरिका की है। उसके पास बचा प्रियरी। तो प्रियरी जो है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। तो यानी हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सेल्वा और पंपास यानी हम लोग ऑप्शन को 50-50 पे लेते आए हैं। तो इसका सही आंसर है पंपास। चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान है वो पंपास है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। इसमें पहला है चिनूक। दोस्तों चिनूक को हम लोग हिमभक्षी भी कहते हैं, यानी हिम को पिघलाने वाला, हिम को गलाने वाला। तो यानी ये एक गर्म पवन है और इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थानीय पवन है, तो बिल्कुल सही है। नॉर्वेस्टर भारत का, ये भी सही है। अब आता है कि ब्लिजार्ड और सिराकी में से कौन सा गलत और कौन सा सही है। तो जो सिराकी है वो सिसिली की है, ये सही है। और जो ब्लिजार्ड है तो ब्लिजार्ड चिली का नहीं है, यही इसका गलत आंसर है, यानी सी ही नहीं मैच है और बाकी सारा मैच है। अगर हम लोग ऑप्शन को, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चिनूक, जिसको हम लोग हिमभक्षी कहते हैं, यह राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलती है। तो इसका संबंध क्या है कि यह राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलती है। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे सिरॉक के बारे में लिखा है। सिरॉक के बारे में कह रहा है कि सिरॉक क्या है कि यह गर्म, शुष्क और रेत में भरी हवा है और ये बेसिकली सहारा के रेगिस्तान के एरिया में चलती है। यहाँ पे ब्लिजर्ड के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, यानी ये अत्यंत ठंडी हवा है क्योंकि ये बर्फ के कणों से युक्त है। आगे नॉर्वेस्टर देख लेते हैं। तो नॉर्वेस्टर यहाँ पे लिखा है कि यह भारत की है और इसको काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल और असम में चलती है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। तो दोस्तों टॉर्नेडो से कीवर्ड से अगर हम लोग देखें तो टॉर्नेडो एक चक्रवात है। बेसिकली जो कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को, तो लोग कहेंगे ये जो चक्रवात है ये हमको मिसिसिपी के मैदान में मिल जाएगा, ये हमको ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो टॉर्नेडो एली आता है वो मैक्सिको की खाड़ी में भी आता है। तो यानी ये मिसिसिपी मैदान में, यहाँ पे मिसिसिपी लैंड लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और मैक्सिको की खाड़ी में आता है, लेकिन सर्वाधिक ये मिसिसिपी मैदान में आता है। तो चूंकि टॉर्नेडो एली सर्वाधिक मिसिसिपी मैदान में आता है, यही रीज़न है कि मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। मृतक घाटी जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन भरा ये क्वेश्चन है क्योंकि मृतक घाटी और मृत सागर दो चीज़ है। मृत सागर जो है वो अत्यधिक लवणता के लिए जाना जाता है, जबकि जो मृतक घाटी है वो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। और मृतक घाटी कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, नॉर्थ यूएसए। 46 नंबर क्वेश्चन। मोनोजोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। हमको पता है ज्वालामुखी 3 टाइप की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग उनको कहते हैं जिनसे समय पे उद्गार होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जिनमें लंबे वर्षों से ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार होने की संभावना बनी है। मृत ज्वालामुखी उनको कहते हैं जिनमें निकट समय में ना ही उद्गार हुआ है ना ही निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, जैसे कोह-सुल्तान और देवबंद जो कि ईरान का है, चिम्बारोजी जो कि इक्वाडोर का है। सक्रिय ज्वालामुखियों में अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखें तो हम लोग देखेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी में जो लेपारी है, लेपारी द्वीप पर जो स्ट्राम्बोली है वो है। इटली का एटना ज्वालामुखी वो भी सक्रिय है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ये भी सक्रिय है। और मोनोलोआ हम लोग देख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इसका सही आंसर हो गया हवाई का। तो इक्वाडोर, मोनोलोआ कहाँ पे है, हवाई द्वीप, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और इक्वाडोर का क्या है, कोटोपैक्सी। इटली का क्या है, एटना है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जापान का फ्यूजियामा है लेकिन ये सुसुप्त है, तो जापान का फ्यूजियामा है लेकिन ये सुसुप्त है, यानी इसमें निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं बनी है। और नारकोंडम अंडमान का है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी भविष्य में यहाँ पे उद्गार होने की संभावना बनी हुई है।
अगला हम लोग देखें तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? शीतल धारा है। तो दोस्तों इसमें एक धारा जो कैनेरी धारा, इसको हम पूर्व के दिनों में पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते हैं कि जो कैनेरी धारा है वो ठंडी धारा तो है, लेकिन ये नॉर्थ अटलांटिक की है। दोस्तों सारी धाराओं का हम लोग फिगर के साथ अध्ययन 2001 या 2 के डिस्कशन में किए हैं, तो वहां से अगर आप एक बार देख लेंगे तो यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरी धाराओं का अध्ययन वहां पे किए हुए हैं। आगे हम लोग देखें तो जो वेग्यूला है, अगुलहास है और ब्राजील है। ब्राजील एक गर्म जल धारा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बात आती है कि अगुलहास धारा और वेग्यूला धारा, तो इसका सही आंसर है वेग्यूला धारा। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है कि शीत धारा है, ठंडी धारा है, ठंडी धारा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कूटों पर विचार कीजिए और हम लोग यहां पे सीधा इसका थर्ड ऑप्शन देखें। कह रहा है कि संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। हमको पता है कि ये सब काम हमारे इंडियन का है, यानी भारतीय फर्स्ट है, और यही क्वेश्चन इस बार बीईओ के एग्जाम में भी आया हुआ है। दोस्तों इसका 3 अगर हम लोग काटेंगे तो हमको पता है कि 1 और 2 यहां भी है, 1 और 2 यहां भी है, तो 1 और 2 तो सही हो गया, बिना पढ़े इसको हम लोग सही कर सकते हैं। यानी क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हांगकांग चीन का एक विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, तो ये भी सही है। 4th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है? तो ये सही बात है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र और उद्योग। यानी यहाँ पे केंद्र लिखा है पिट्सबर्ग, संघाई, डुंडी और लेनिनग्राद। यहाँ पे हमको बताना है कि इस केंद्र पे किस उद्योग के लिए फेमस है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो पिट्सबर्ग को, तो यह लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग जो है वह लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, और जो संघाई है वो सूती वस्त्र के लिए है। संघाई जो है वो सूती वस्त्र के लिए है। जो डुंडी है वो जूट वस्त्र के लिए है, और जो लेनिनग्राद है वो पोत निर्माण उद्योग के लिए है, पोत निर्माण उद्योग के लिए। तो हम लोग को अगर सबसे आसान इसमें देखना हो तो ऊपर का ये, वैसे तो ये 4 के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिट्सबर्ग इसमें सबसे आसान था कि यह लौह एवं इस्पात उद्योग का है, और इसके सही आंसर सी पे हम लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में पूरी संभावना इसके आने की, तो इसको हम लोग जरूर एक बार याद कर जाएंगे। पिट्सबर्ग लौह एवं इस्पात उद्योग, संघाई सूती वस्त्र, डुंडी जूट वस्त्र और लेनिनग्राद पोत निर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसन, डिट्रॉयट, लौह व इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल्स। सॉरी, यहाँ पे अनसन को लौह एवं इस्पात उद्योग से मिला रहा है, डिट्रॉयट को ऑटोमोबाइल से मिला रहा है, मॉस्को को पोत निर्माण से मिला रहा है, और ओसाका को वस्त्र निर्माण से मिला रहा है। अगर हम लोग देखें तो अनसन जो है दोस्तों, जो अनसन है वो लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। जो डेट्राइट है ऑटोमोबाइल से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मॉस्को का संबंध है दोस्तों, मॉस्को का वह लौह इस्पात से है। और जो ओसाका है वो वस्त्र उद्योग से है, तो ये सही है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम लोग बीईओ के पेपर के हिसाब से देखें तो 4 क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक जियोग्राफी से आते हैं। ऐसे में हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी के क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है? तो हमको पता है कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है, और इसकी राजधानी ओस्लो है, तो यहीं पे स्थित है। आज संसार के सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। ये यहाँ पे लगभग 100% नगरीकरण हो चुका है। हांगकांग में भी 100% नगरीकरण हो चुका है, जबकि वहीं बेल्जियम और कुवैत, बेल्जियम में 97% और कुवैत में 96% नगरीकरण हो चुका है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर और हांगकांग में 100% नगरीकरण हो चुका है। 53rd नंबर क्वेश्चन, जो कि जनसंख्या से
जनसंख्या का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 2012 के बाद से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हम लोग जनसंख्या के सारे क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और इस तरह से हम लोग सीधा पॉलिटी के क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, तो 100% गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये 101% गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये 102% गलत है। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये 100% सही है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब इसको कक्षा 8 का लड़का सही कर देता, तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें और राष्ट्रपति पद्धति में हम लोग अमेरिका को अपने दिमाग में रख लें, तो ट्रंप साहब के पास सारी कार्यपालिका की शक्तियां हैं। इसलिए देखिए सारा वीजा पॉलिसी, किस पे क्या करना है, ये सारा डिसीजन वो लेते रहते हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति के पास सारी पावर है और ये भी क्लास 8 का लड़का बहुत आसानी से कर देगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों बच्चों से संबंधित तो आर्टिकल 23 और 24 थी हैं। 17 अस्पृश्यता का है, तो ये गलत। और जो आर्टिकल 19 है, ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी गलत। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 23 को देखते हैं और आर्टिकल 24 को देखते हैं। तो जो आर्टिकल 23 है वो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम इनका प्रतिषेध करता है। हालांकि जो आर्टिकल 24 है, यह संकटपूर्ण नियोजन, यानी किसी कारखाने में आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं लगा सकते हैं, तो ये संकटपूर्ण नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। संकटपूर्ण नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 24। 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाता है। तो लोग देखिए दोस्तों कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाता है, या उनकी डेथ हो जाती है, या वो रिजाइन कर देते हैं, या उनके पे, तो हम लोग देखिए अगर किसी भी कारण से, चाहे वो त्यागपत्र दे दें, चाहे उनको पद से हटा दिया जाए, चाहे वो उनकी मृत्यु हो जाए, तो इन तीनों ही रीजन में राष्ट्रपति का पद क्या होगा? खाली होगा। और 6 माह के भीतर उनको भरना होता है। तब तक की जो चार्ज होती है वो उपराष्ट्रपति को दी जाती है और वो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां लेते हैं, सारी सुविधाएं भी लेते हैं उस वक्त वो राष्ट्रपति की। और 6 महीने के अंदर हमको राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 64 नंबर पे आते हैं। हाल ही में संविधान, ये उस टाइम के करीन का क्वेश्चन था 2005 के, उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को फिनिश कर दिया है। तो ये किस कारण से इसको असंवैधानिक घोषित किया, किस आर्टिकल के दम पे असंवैधानिक घोषित किया? तो आर्टिकल 355 है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि वो आंतरिक अशांति की रक्षा करे, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की रक्षा। तो यही रीज़न है, इसी आर्टिकल 355 के दम पे इसको फिनिश किया गया, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। तो नेक्स्ट 65 नंबर पे आते हैं। दोस्तों हम लोग राज्यसभा के बारे में तो पढ़ सके हैं, लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, असम में कुल 14 हैं, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, जबकि पूर्व में 40 थी। यानी जब इनसे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो यहाँ पे लोकसभा सीटें 40 थी। यानी हम कह सकते हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में कितनी होगी? 11 सीट होगी। आगे आते हैं तो यहाँ पे पंजाब में राज्यसभा की 7 है, असम में भी 7 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 है और मध्य प्रदेश में 11 है, जो कि पूर्व में 16 थी। यानी राज्यसभा की सीट छत्तीसगढ़ के पास कितनी चली गई? तो 5। आगे हम देखें, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 42 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तो 17 सीट क्या किया गया? इसमें से तेलंगाना को दे दिया गया। तो इस तरह से अब आंध्र प्रदेश के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो है महज 25 सीट, क्योंकि 25, 7, 32, 10, 42, तो 25 सीट ही इस वक्त आंध्र प्रदेश के पास है।
तो दोस्तों इस वक्त के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास आया था, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कि जीवी मावलंकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव फर्स्ट टाइम आया था। अब तक 3 लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उसमें एक तो मावलंकर है, दूसरा हुकुम सिंह है, तीसरा बलराम जाखड़ है। तो ये हम लोग देख लेंगे दोस्तों। अब तक पूरा 3 ही बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, स्पीकर करता है। कहाँ का स्पीकर? लोकसभा का। अब बता दी कि वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विधेयक एक सदन से पारित हो गया लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। सेकंड कह रहा है कि संविधान के बारे में संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। थर्ड कह रहा है विधेयक 6 माह से दूसरे सदन में लंबित हो। ये 3 वो कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति संयुक्त सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, उसको सभापतित्व करने का काम स्पीकर का है। 68 नंबर क्वेश्चन, 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? एकदम काट दीजिए, अब ऐसे क्वेश्चन एकदम नहीं आएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, और अगर आ जाएंगे दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन को आप तुक्का ही मारिएगा क्योंकि ये याद नहीं हो पाएगा। केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है? तो केशवानंद भारती केस जो है वो मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी है। दोस्तों मूल ढांचे के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरे मूल ढांचे के बारे में हम लोग 5 मिनट में अगले 1-2 दिन में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो इस अभी इतना जानते हैं कि केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। इसमें जो मूल ढांचे का प्रिंसिपल दिया गया, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट शामिल हैं जिस पे पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती है। आते हैं 70, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पिछले दिनों में हम लोग कर भी लिए हैं। बलवंत राय मेहता समिति है, ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित समिति है, तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, और उस टाइम का क्वेश्चन है तो नहीं करेंगे करंट का। 72 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 5th नहीं करेंगे, 6 नहीं करेंगे, सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है हमको लगता है। और सीधा हम लोग आते हैं नाबार्ड के बारे में। दोस्तों हम लोग कल बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो इतना ध्यान दे देंगे कि नाबार्ड अभी पढ़ लेते हैं कि 1982 में इसका गठन किया गया था और ये किसको किसको लोन देती है, तो हम लोग देख लेते हैं ये भी एक बार। हालांकि हम लोग कल इसके बारे में बहुत भी विस्तृत पढ़े हैं। तो ये राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को और क्षेत्रीय बैंकों को ऋण देती हैं, क्योंकि ये बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियों से संबंधित है। यानी ये बैंक जो है, ये 4 बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण बैंक, इन चारों का संबंध जो है वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से है, इसलिए इनको वो ऋण प्रदान करते हैं। आगे आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, शेयर मार्केट करा कि अब देखेंगे इसमें तो सेंसेक्स जो है, निफ्टी जो है और इसमें बीएससी जो है, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो इनमें चौथा जो डी है यही इसका सही आंसर है, सेप्स। विश्व व्यापार में भारत का अधिभाग मात्र है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन करेंट का, तो इसको छोड़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कल भी किए हैं। तो जो बल का मात्रक है वो न्यूटन है, यानी बी का 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बी के 3 पे जाए तो यहाँ पे कहीं भी हम लोग बी का 3 नहीं पाएंगे, केवल एक जगह छोड़ के, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे भी अगर हम लोग देख लें तो त्वरण भी हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हैं। तो त्वरण का जो संबंध है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का 4, ये त्वरण का है। इसको भी हम लोग पिछले दिनों में कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कृत कार्य, जो कि न्यूटन सेकेंड या जूल होता है, सॉरी इसको हम लोग काट देते हैं, जो कृत कार्य है वो जूल होता है, इसको भी हम लोग पिछले दिनों में किए हुए हैं। तो सबसे आसान अगर हम लोग बल को बता रहे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैच हो जा रहा है बार बार, तो हम लोग देखते हैं कि कृत कार्य जो है वो जूल का है, यानी कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। तो
तो सी का अगर हमको एक भी पता रहता तो भी हम इसको सही मार देते हैं। तो लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो सबसे आसान था इसमें, अगर उनमें से कोई एक हमको पता रहता तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव। एक हमने यूपीपीसीएस में ट्रेंड देखा दोस्तों कि अगर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव है, साइंस का क्वेश्चन है, तो 99% चांस है कि वो सही होगा। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो 99% चांस है कि सही होगा। अगर ऑप्शन में कहीं उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो अगर आपको नहीं पता है तो उसको टिक कीजिए, 99% चांस उसका सही होने का लगता है। अगर ऑप्शन में कहीं न्यू दिल्ली लिखा है और अगर आपको इसका सही आंसर नहीं पता है तो आप एकदम टिक करिए, इसका भी 95% चांस होता है कि सही आंसर हो। तो ये यूपीपीसीएस का एक ट्रेंड है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो भी जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि जो पानी का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक होता है, और जो बर्फ की लेयर होती है वो ऊपर तो जमी रहती है और बर्फ की लेयर के नीचे पानी मौजूद रहता है। और यही रीज़न है कि जो जलीय जीव हैं वो जीवित रहते हैं। तो इसका सही आंसर डी है कि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मैक्स होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 84 नंबर। तारे का रंग दर्शाता है तो उसके ताप को दर्शाता है। तारे का रंग जो है उसके ताप को दर्शाता है। हमको पता है कि तारे में मैक्सिमम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये जो इनका ताप होता है जो इसका उत्सर्जन करते हैं वो परमाणु संलयन पे डिपेंड होता है। इसको हम लोग पिछले दिनों में भी ठीक से केमिकल रिएक्शन करके देख चुके हैं, तो परमाणु संलयन से। 85 नंबर क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों का संबंध नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कॉस्मिक किरणें बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें होती हैं, 100% सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी है, तो ये भी सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। केवल इसका ऑप्शन ए गलत है कि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो कुल 6 प्रकार की है, जिनमें से पहला है गामा तरंगे, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य किरण और औरक्त किरण, रेडियो किरण। तो ये जो गामा 1, एक्स 2, परावैंगनी 3, दृश्य प्रकाश 4, औरक्त 5 और रेडियो 6, यही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यानी जाहिर सी बात है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन, विलहेल्म रॉन्टिजन ने आविष्कार किया था। तो विलहेल्म रॉन्टिजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। ये पिछले दिनों में हम लोग देखेंगे आविष्कार के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो हम लोग दोस्तों बैक ईयर में का ही वो क्वेश्चन चुके आया था, तो आविष्कार का क्वेश्चन हम लोग बहुत क्लियर पढ़ देंगे। आगे कह रहा है कि यहाँ पे विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों विद्युत मोटर का जो आविष्कार था उसको जैकावी ने किया था। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था, जैकावी ने किया था। एक्सरे मशीन का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे मशीन का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। और रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, जबकि विद्युत बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और ग्रामोफोन का भी आविष्कार इन्होंने किया था। तो ये चारों हम लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। इसके पीछे रीज़न है कि जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बल्ब फ्यूज होने से बच जाता है। और हम लोग एक चीज़ और समझ जाएं कि बल्ब में एक गैस डाली जाती है, अक्रिय गैस है वो, ऑर्गन गैस है वो। तो बल्ब में जिस अक्रिय गैस का यूज किया जाता है वो आर्गन है। आर्गन डालने के पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि टंगस्टन का वाष्पन नहीं होने देती है। ये टंगस्टन का वाष्पन नहीं होने देती है। तो ये एक आर्गन गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों जो 10 होता है वो बड़ा होता है, लेकिन 1/10 जो होता है वो सीधा 10 गुना छोटा होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻1। 1/100 जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻2। 1/1000 जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻3। यानी जैसे जैसे ऊपर पावर माइनस में जाता जाए वो वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। अब आते हैं बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर होता है।
जो माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 होता है, जो नैनोमीटर होता है वो -9 होता है, और जो फर्मीमीटर होता है वो -15 होता है। तो अगर हम अरेंज करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा माइक्रोन होगा क्योंकि इस पर सबसे कम निगेटिव है, उसके बाद से नैनोमीटर होगा, उसके बाद से एंगस्ट्रॉम होगा, और उसके बाद से फर्मीमीटर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंगस्ट्रॉम है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। जो फर्मीमीटर है वो सबसे न्यूनतम इकाई है, 10⁻⁻15 यानी सबसे छोटी फर्मीमीटर है। तो हम लोग देखेंगे 89 करा कि जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी और चंद्र के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा याद कर जाएंगे। टीका एक मिश्र धातु है। हम देखेंगे कि इस बार केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। टोटल अगर हम लोग साइंस के देखें तो 20 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से नियर अबाउट 10 क्वेश्चन तो अकेले केमिस्ट्री के ही थे। तो जो टांका होता है वो टीन एवं शीशे का बना होता है, लेकिन अगर हम लोग शीशे की जगह पे तांबे का यूज करते हैं, शीशे की जगह पे तांबे का यूज करते हैं तो कांसा बन जाता है। और टीन, तांबा और जस्ता देखें हम लोग तो इससे गन धातु बनाई जाती है, गन धातु बनाई जाती है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स में करते हैं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो टाका बनाने के लिए टीन का यूज किया जाता है उनमें लगभग 67% टीन होता है और 33% शीशा होता है। आगे हम लोग सेकंड देखें, जो टीन और तांबे का कंपोजिशन है तो यही है, 67 और 33 ही इसका है। लेकिन अगर हम लोग गन धातु बनाते हैं तो तांबे का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, तांबे का यूज इसमें मैक्सिमम हो जाता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिश्र धातु यानी जो गन धातु है उसमें किसका यूज सर्वाधिक होता है, टीन का, तांबे का, जस्ते का। तो हम देखेंगे तांबे का यूज सर्वाधिक होता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीएनजी में मुख्यतः उपयुक्त होती है। तो सीएनजी हम लोग देखेंगे मेथेन गैस CH4 यूज की जाती है। जो सीएनजी का फुल फॉर्म है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एक इको फ्रेंडली गैस है जिसमें हम देखेंगे कि जो इससे उत्सर्जन होता है, जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के ही अगर हम लोग उत्सर्जन की बात करें तो वो पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में 70% कम उत्सर्जन होता है। इसी के लिए सीएनजी को इको फ्रेंडली गैस कहा जाता है। 92 क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग गांव पे सुनते होंगे तो कार्बाइड का यूज किया जाता है फल पकाने में। कार्बाइड तो इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हम लोग इस ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश करें तो यहां से हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ें, कह रहा है इथेलिन, एसिटिलीन, प्रोपेलिन और इथेफॉर्म। यहां पे देखें तो लीन इसके भी लास्ट में है, लीन इसके भी लास्ट में है और लीन इसके भी लास्ट में है। यानी जो फल पकाने वाले रसायन है उनके लास्ट में लीन है। अगर हम लोग ये याद कर लें तो हमको केवल एक याद करना पड़ेगा, इथेफॉन, क्योंकि कार्बाइड तो सबको याद होता है। तो इथेफॉन हम लोग खोज के टिक मार सकते हैं। यहाँ से याद कर लेते हैं कि रसायन फल पकाने में इथेफॉन का यूज होता है और 3 लीन का यूज होता है। 3 लीन कौन से हो गए, इथेलिन, एसिटिलीन और प्रोपेलिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, यानी किसमें ऊष्मा बहुत तेजी से फ्लो करती है। तो इसका सही आंसर है पारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो थर्मामीटर है उसमें हम लोग पारा यूज करते हैं। इसका सही आंसर है पारा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। नोबेल गैसेस, ध्यान से देंगे नोबेल गैसेस। तो आवर्त सारणी के आवर्त 0 में नोबेल गैसेस पाई जाती हैं। इसमें जो गैसेस है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में गैस पाई जाती है इनमें वो सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है, लेकिन रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। इतना ध्यान देंगे कि एटमॉस्फेयर में जो रेनान है वो नहीं पाई जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन जाएगा निम्नलिखित में से किसमें, वायु में कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती है। तो आर्गन सर्वाधिक, अक्रिय गैसों में 0.93%, अक्रिय गैसों में या नोबेल गैसों में सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है और रेडॉन जो है वो सबसे कम, पाई ही नहीं जाती है।
नेक्स्ट आते हैं 95th, कह रहा औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो चमड़ा उद्योग में हम लोग देखेंगे पूरी जो अपनी गंगा है वो मैली हुई है चमड़ा उद्योग से, चमड़ा उद्योग से। तो 95th नंबर क्वेश्चन का चमड़ा उद्योग हम लोग देख लेंगे। वनस्पति विज्ञान पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे, करा कि पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ओडम ने किया था। ये भी बहुत फैक्चुअली क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है कि ओडम ने पारिस्थितिकी निकेत को बताया है। आगे हम लोग डार्विन को कर देखते हैं। तो जो डार्विन ने एक प्रिंसिपल दिया है वो क्या है डार्विन का, तो जो डार्विन का है वो है उत्तरजीविता का सिद्धांत, उत्तरजीविता का सिद्धांत। और जो पारिस्थितिकी निकेत है ओडम का, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए। और पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो टांसले ने किया था। तो यहाँ पे 3 फैक्ट हम लोग पा गए कि टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का यूज किया था। उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका है, डार्विन का है। उत्तरजीविता का सिद्धांत किसका है, तो डार्विन का है। और ओडम के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि सबसे पहले इन्होंने ही पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना दी थी। 97 देखते हैं कि कह रहा है कि मच्छर कॉइल में, जिसको पिछले दिनों में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि मच्छर कॉइल में जो पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, यानी हम लोग देखेंगे मच्छर कॉइल में जो पायरेथ्रिन यूज होता है, यानी पायरेथ्रिन एक टाइप का हम कर सकते हैं कि मच्छर की दवा है। ये किससे प्राप्त होती है, तो हम देखेंगे एक बीजी पौधे से। एक बीजी पौधे में कौन सा जाता है आपका, तो भारत में सर्वाधिक एक बीजी पौधे देखें तो हम लोग गेंदा फूल पाया जाता है। तो जो गेंदा फूल पाया जाता है, और साथ ही साथ एक बीजी पौधे में गुलदाउदी है, गुलदाउदी है। तो ये सब एक बीजी पौधे हैं। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलेरिया। तो हम लोग देखेंगे जो मलेरिया है ये परजीवी है, परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है, यानी मलेरिया का कारण क्या है, परजीवी प्लाज्मोडियम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले अंडरलाइन किया। अब कह मलेरिया निदान में जो आर्थीटर नाम की औषधि यूज होती है, तो और आर्टीथर नाम की औषधि किस में यूज होती है, तो मलेरिया में यूज होती है। कह किस औषधि से पाई जाती है, तो यह बीजी पादप से पाई जाती है, बीजी पादप से पाई जाती है। और देखेंगे कि मलेरिया जो तिल्ली होती है और आरबीसी होती है, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ह्यूगो डी व्रिज ने, कि विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज ने किया था, ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। आगे आता है कोलेस्ट्रॉल है एक, कह रहे कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉयड और एंजाइम। तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है, ये हम लोग सीधे याद करेंगे दोस्तों, बहुत फैक्चुअली क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर वर्णिका के संबंध में पूछ रहा है, तो इसमें लोहा होता है, तो बिल्कुल सही है, रुधिर वर्णिका में लोहा पाया जाता है। हम लोग यहाँ पे देखें तो जो रोग प्रतिरक्षा का काम है वो WBC का है। तो अगर हम लोग 3 को काट देंगे तो इसका सही आंसर मिल जाएगा C, यानी रक्त ऑक्सीजन का भाग होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें लाल रंग का यही कारण है, तो बिल्कुल सही है। 102 नंबर क्वेश्चन पे जाएं, कहना गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, तो इसका सही ऑप्शन है ताज निकलने की अवस्था, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट कहना कि मानवजनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, और ये इस बार यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन भी रहा है, तो ह्यूरोमोलिन, ये पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग है, तो भारत 5% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, तो इसका सही आंसर है डी। हम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम देख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीथेन गैस, जलवाष्प, ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लोरोकार्बन, इसके बाद से SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, 6 का मतलब हेक्सा होता है। आगे कह रहा है कि ट्राई फ्लोरोमिथाइल, तो 3 का मतलब ट्राई होता है, सल्फर पेंटाक्लोराइड, और 5 का मतलब पेंटा होता है। तो SF5 और CF3 ये जो ट्राई फ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाक्लोराइड है, तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम देख लिए। नेक्स्ट करा निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी का संकट कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस। ये पिछली 5 दिनों में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका।
और बच्चे को पता है, क्लास 8th के बच्चों को पता है कि यूकेलिप्टस ये पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नगर, ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन मिल रहा है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है, तो ये 100% गलत कह रहा है, ठीक है। यानी जो नदी कह रहा है कि जितनी पवित्र होगी वो उतनी प्रदूषित होगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। गंगा पवित्र नदी है, वो प्रदूषित नदी भी है, लेकिन उसका रीज़न क्या है? औद्योगिक कचरा। उसका रीज़न क्या है? औद्योगिक कचरा। इसका सही आंसर है सी। आगे हम लोग देखें तो आगे जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या का क्वेश्चन, इसको काट दिए हैं। 1, 9, 10 उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। ये पुराने डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको करना एकदम बेकार है, एक भी क्वेश्चन इस वक्त नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को दोस्तों रमन सर के द्वारा सीसेट पढ़ाया जा रहा है, रमन सर के द्वारा सीसेट पढ़ाया जा रहा है। टोटल 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग समसामयिकी का उस टाइम का क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग सीधा विविधा पे आते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनने की इस बार विशेष में चांसेस हैं। तो कह रहा है डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। कुछ और इंपॉर्टेंट कपों के नाम अगर हम जान लें तो किंग्स कप, कोपा कप, विनर्स कप और प्रेसिडेंट कप, ये 4 और देख लेते हैं। जो टेबल टेनिस है उसमें अगर हम देखें तो इंदिरा कप और पद्मावती ट्रॉफी, इन दोनों का संबंध टेबल टेनिस से। हॉकी में हमको सारा नाम इंडियन मिलेगा, जैसे ध्यानचंद्र, मुंबई, जवाहरलाल, आगा खां, महाराणा रंजीत, अजलान शाह। इसमें इसी के लिए जो अलग है उसका नाम याद करते हैं, तो विलिंगटन कप और फेडरेशन कप। आगे कह रहा है गोल्फ, तो गोल्फ में कनाडा, ये सब बाहरी नाम मिल रहा है। मस्त ग्राम, इसमें एक याद करेंगे मस्त राम कप, क्योंकि ये गोल्फ हमारे देश का है नहीं और हमको यहाँ पे एक नाम इंडियन मिल जा रहा है मस्त राम कप, तो ये याद कर लेंगे। बाकर कप भी याद कर लेंगे, तो 2 नाम यहाँ से याद कर लेंगे। आगे आते हैं 141, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में हमको पता है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये 3 ऐसे गेम हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, जहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। जो पोलो होता है, देखिए दोस्तों, वाटर पोलो में तो 7 होते हैं, लेकिन पोलो में 4 ही होंगे, पोलो में 4 होंगे। जिम्नास्टिक में कुल 8 खिलाड़ी होंगे, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होंगे और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध है? ये क्वेश्चन है, कह रहा है बिरजू महाराज। तो जो बिरजू महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है। कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला, और ये बेसिकली हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। बाकी 3 अगर हम देखें तो इसमें जाकिर हुसैन को हम देखिए, तो जो जाकिर हुसैन का संबंध है वो सिरोद से है। जाकिर हुसैन का संबंध सिरोद से है, हारमोनियम से नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बिल गेट्स ने लिखा था, हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस टाइम का रहा होगा। मोहिनी अट्टनम, इनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो मोहिनी अट्टनम केरल का नृत्य है। यहाँ से बार रिवीजन भी कर लेते हैं कि मोहिनी अट्टनम और कथकली, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पेपर फंसने के पूरे चांस है इस बार। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुम्मी, घटामर्दाल, मतकम्मा, कारागम और मधुरी, जिसमें कुचिपुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुम्मी और दूसरा कुम्मी, क्योंकि तमिलनाडु का कुमी है, तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे तो कुमी है, और आंध्र प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो कुम्मी है। इसलिए कुमी और कुम्मी में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखें तो कुम्मी और कुमी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी तमिलनाडु में कथकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यक्षगान कर्नाटक, ये अब में जितना हम लोग पढ़े हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 145 में आता है कि यूरोप में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग देखेंगे, अगर पूरे हम लोग संगठनों का मुख्यालय देखें तो इसका जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का वो जिनेवा में है। वहीं पे WTO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इन तीनों का जिनेवा में है। रोम में अगर हम देखें तो खाद्य FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का रोम में है, और जो न्यूयॉर्क में है वो है यूनिसेफ का है और UNO का है।
यूएनओ और यूनिसेफ ये न्यूयॉर्क में है। आगे कह रहा है कि हीरोइन प्राप्त होती है। देखिए ये बेहद आसान सा क्वेश्चन, अगर नहीं भी दोस्तों किसी को पता रहता तो कर देता। हमको पता है कि हीरोइन एक अति नशीली पदार्थ है जो कि बैन की गई है। तो अगर यह भांग से पाई जाती रहती तो हमारे गाँवों में सब हीरोइन के शिकार होते हैं, यानी ये तो गलत है। सुपारी से तो 100% गलत है, क्योंकि एक पैकेट हीरोइन लेके लोग पकड़ा जाते हैं तो उनको इतना कैद हो जाता है, और सुपारी तो हमारे गली मोहल्ले में लोग खाते पीते मिल जाते हैं, तो इसका डी भी गलत है। अब आता है तंबाकू, तो तंबाकू भी हमको खाते पीते मिल जाएंगे। बचा अफीम, तो इसका सही आंसर है अफीम। तो हम देखेंगे अफीम से मार्फिन, हीरोइन, कोकीन और पेंटाजोसिन, ये 4 और मीपेरेडिन, ये 5 चीज़ पाई जाती है जिनमें से बेहद इंपॉर्टेंट है मार्फिन, हीरोइन और कोकीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कॉफी में भी निकोटीन पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है? तो जल प्रबंधन बिल्कुल सही है। वाटर जो वन रोपण है ये भी सही है। वन्य जीव सुरक्षा ये भी सही है। औद्योगिक मैनेजमेंट का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। नहीं है। 149 क्वेश्चन करेंट का था, उस टाइम के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करा है कि प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी, तो किसको करती? राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना। हालांकि ये उस टाइम का क्वेश्चन था, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 2005 में आई थी और ये जननी सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में थी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 2005 के पेपर में आए सारे जीएस के प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों आगे हम लोग कम से कम 2015 तक के पेपर में आए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 2020 के पेपर में 2015 के बाद से फंसने का बहुत कम चांस है, लेकिन 2015 तक के फंसने का मैक्सिमम चांस है। इसलिए कम से कम हम लोग 2015 तक के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं, धन्यवाद।